नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशी पाल है और आप सभी लोगों का स्वागत है संपूर्ण आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी ऊर्जा और लगन के साथ अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं दोस्तों, संविधान सभा की मांग। हम संविधान सभा की मांग को दोस्तों आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, संविधान सभा की मांग को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो अब संविधान सभा की जो बात हुई थी, संविधान सभा का जो मांग स्टार्ट हुआ था, जो संविधान सभा की मांग की बात किया गया था भारत में। ठीक है, तो संविधान सभा की मांग की जो बात की जाती है, कब से ये मांग हमारा जो है प्रारंभ हुआ, तो सबसे पहले चीज क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान सभा की मांग, ठीक है, जो संविधान सभा की मांग है, अगर हम संविधान सभा की मांग की बात करें तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा कि सबसे पहले किसने मांग किया था। ठीक है, सबसे पहले किसने मांगा, ठीक है, पहले मांग किसने किया था, किस अधिवेशन में इसकी मांग को पूरा किया गया था, कांग्रेस के किस अधिवेशन में इस मांग को किया गया था और इसके लिए जो भी है क्या प्रयास किए गए थे। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कहानी सुन लेते हैं। जैसे संविधान सभा की मांग करते हैं, ठीक है, तो जो ये संविधान की मांग होती है, संविधान सभा की, बेसिकली हम संविधान सभा की मांग की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो मांग होता है दोस्तों, ये संविधान की मांग होता है, ये मांग सबसे पहले किसने उठाया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1934 में एमएन रॉय ने, किसने दोस्तों, एमएन रॉय ने दोस्तों संविधान सभा के मांग किया था। ठीक है, एमएन रॉय कौन थे, ये सभी को पता है दोस्तों कि ये वामपंथी नेता थे। ठीक है, बहुत ही प्रखर नेता थे वामपंथियों के। इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो संविधान सभा की मांग उठाई थी। उसके बाद से दोस्तों आती है 1934 में ही, ध्यान रखिएगा, 1934 में ही स्वराज पार्टी, कौन सी पार्टी है, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के द्वारा जो है संविधान सभा की मांग उठाया गया था कि संविधान सभा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, इसी समय ही कांग्रेस के द्वारा भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1934 में ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग उठाई गई। ठीक है, कांग्रेस ने इसके बाद से अपनी मांग को किया और मांग इसने कहाँ पे किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब इसका पटना में अधिवेशन होता है। ठीक है, जब इसका पटना में अधिवेशन होता है तो वहां पे ये सबसे पहले अपनी मांग को उठाते हैं। तो जब इन्होंने मांग उठाया तो उसके बाद से क्या होता है कि 1936 में, ध्यान रखिएगा, कब, 1936 में क्या होता है, फैजपुर में, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन होता है। 1936 में क्या होता है, फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, फैजपुर अधिवेशन होता है। इस फैजपुर अधिवेशन में क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने क्या किया कि जो संविधान सभा की मांग थी, इसको कहा कि हमें संविधान सभा, एक भारत के लिए संविधान सभा होनी चाहिए और साथ में वो जो सभा है उसमें जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार पे होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बेसिकली मांग किया, ध्यान रखिएगा, इन्होंने संविधान सभा की मांग किया कि संविधान सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए और साथ में उसके जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पे होना चाहिए। अब ये जो मांग है, इन्होंने कानूनी तौर से इन्होंने कब मांग किया था, तो ध्यान रखिएगा, फैजपुर के अधिवेशन में इन्होंने जो है कानूनी रूप से इस चीजों की मांग किया। लेकिन मांग करने के बाद ही किस्मत इतनी खराब होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मांग करने के बाद ही होता क्या है कि 1939 में दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1939 में ही जो है सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हो जाता है और ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब होता है तो ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब इनकी मांग को तो मानना पड़ेगा। अगर हम इनकी मांग को नहीं मानेंगे तो, क्योंकि अब भारतीयों का ये था कि हमने प्रथम विश्व युद्ध में तो हम धोखा खा चुके हैं, इस बार हम कोई धोखा नहीं खाएंगे, हम अपनी सेना को बिल्कुल, हम लोग इंक्लूड नहीं होंगे सेना में कि आपकी तरफ से हम जो है दूसरे देशों के साथ लड़ाई करें। तो यहाँ पे क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार आया तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब हमें जो है संविधान सभा की मांग को मानना पड़ेगा। अब चलते हैं, हम भारतीयों से बात करते हैं कि आपको जो है हम मदद करना चाहते हैं, हम आपका संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं, ये ब्रिटिशर्स हैं। अब वो क्या करेंगे, उसके लिए वो प्रस्ताव लेके भारत में आते हैं। ठीक है, ये संविधान सभा के लिए ध्यान रखिएगा, जो संविधान सभा है, तो संविधान सभा के लिए दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग अपना मांग लेकर के मतलब मदद करने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आते हैं और इसके लिए ये भारत में भेजते हैं, ध्यान रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव। क्या भेजते हैं, अगस्त प्रस्ताव। अब ये अगस्त प्रस्ताव कब आता है, ये 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, 1940 में क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। अब यहाँ पे सबसे
चीज की आपके अगस्त प्रस्ताव से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव आपका कब आया, यहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में पीटी के इंपॉर्टेंट से आपकी क्लास चल रही है कि पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ध्यान रखिएगा अगस्त प्रस्ताव कब आया, 1940 में आया। जब ये आया था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथिगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथिगो, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथिगो जो था दोस्तों, उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इनके समय में जो है अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है और इसमें पहली बार ब्रिटेन की तरफ से ये बात मान ली जाती है कि ठीक है जी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके लिए जो है हम संविधान सभा बनाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये लोग क्या कहते हैं कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, कि ठीक है, हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि जब हमारा वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो हम आएंगे आपके यहाँ संविधान सभा का निर्माण करेंगे, संविधान भी बनवाएंगे और हम भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जो भारत में उस समय इसके जो डोमिनियन स्टेट का जो दर्जा होता है इसको ठुकरा दिया जाता है। इसकी मांग को भारतीयों ने क्या किया, ठुकरा दिया, ठीक है। भारतीयों ने कहा अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस, बेसिकली जो कांग्रेस है, ठुकराया कौन, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा ही भारत के निर्णय जो उसमें लिए जाते थे जनता के, तो कांग्रेस क्या करती है, ठुकरा देती है, कहती है कि जी अब हमें नहीं चाहिए इसका। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि इसके पहले ही जवाहरलाल जो नेहरू हैं, जो अगस्त प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के ही मानने पाता है, जवाहरलाल जो नेहरू हैं इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन में, कहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके हैं, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में क्या होता है, पूर्ण स्वराज की मांग कर चुके रहे हैं कि अब हमको जो है टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमको डोमिनियन वगैरह कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये बात हो जाती है कब, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही। इसलिए इस मांग को क्या किया जाता है, ठुकरा दिया जाता है, ठीक है। और उस समय फिर होता क्या है कि जो अगस्त प्रस्ताव है ये बेसिकली क्या हो गया, अगस्त प्रस्ताव बेसिकली क्या हो गया दोस्तों, तो ये असफल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये असफल हो गया, ठीक है। इसका कोई मतलब ही नहीं निकला भारत में आने का। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि जब ये अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया तो उसके बाद से कहानी क्या चलती है कि जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया उसके बाद भारत में भेजा जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है दोस्तों, क्रिप्स मिशन, भारत में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आता है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन जो आता है तो ये कहता है कि युद्ध के बाद जो है वो हम भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करेंगे। ये पहली बात जो है कहाँ पे किया जाता है, क्रिप्स मिशन में। युद्ध समाप्त होने दीजिए, जैसे युद्ध समाप्त होगा वैसे ये समझाने बुझाने के लिए आते हैं कि जैसे युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त होने के बाद से हम आपका एक संविधान, हम संविधान सभा की जो है वो आपका बना देंगे, आपको हम एक संविधान सभा देंगे। और इसके साथ ही क्या करेंगे, जो संविधान सभा देंगे उसके साथ ही क्या करेंगे कि हम आपको साथ में ही डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये लोग डोमिनियन स्टेट की बात की है, ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे हैं। लेकिन सेम चीजें यहाँ पे भी हुई कि इनको सभी को ठुकरा दिया गया। यहाँ पे गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी ने क्या कहा कि जब तो जरूरत थी तब तो हमने दिया ही नहीं। तो गांधी जी को क्या कहते हैं कि अब तो ये आउटडेटेड चेक हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, अब ये आउटडेटेड चेक हो गया, ठीक है, ये आउटडेटेड चेक हो गया। अब ये जो उत्तर दिनांकित चेक गांधी जी ने किसको कहा, ध्यान रखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में कहा है कि जब तो हम मांग रहे थे तब तो आपने हमें दिया नहीं, अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने देखा पहले ही कि 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहीं पे ही हमने जो है पूर्ण स्वराज की मांग कर लिए थे, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हमें ये डोमिनियन क्या होता है ये हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो ये क्रिप्स मिशन भी फाइनली क्या हो गया, असफल हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन के आप ये देखिएगा कि क्रिप्स मिशन को कांग्रेस भी ठुकरा देती है, ठीक है, कांग्रेस भी इसको ठुकरा देती है। साथ में कांग्रेस ने इसको क्या किया, इसको ठुकरा दिया इसको। और साथ ही साथ जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मुस्लिम लीग जो है दोस्तों, मुस्लिम लीग भी इस मांग को ठुकरा देती है, ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ इसको ठुकरा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मुस्लिम लीग के उसमें जो सबसे प्रखर नेता था जिनका नाम था जिन्ना, ठीक है दोस्तों। अब जिन्ना क्या करते हैं कि वो ये चीज उनके अंदर ये रहता है कि अब तो मुझे चाहिए अपना अलग पाकिस्तान की मांग उस समय तक हो रही है मुस्लिम लीग के द्वारा कि हमको अपना अलग पाकिस्तान बनाना है, ठीक है, हमें अपना अलग पाकिस्तान बनाना है, अब हमें भारत में रहना नहीं है, आप हमें बांट करके अलग कर दीजिए। क्योंकि जिन्ना को ये लगने लगा था कि भारत में मुसलमान जो है वो अल्पसंख्यक हैं
और अगर कभी यहाँ पे कुछ चुनाव वगैरह होता है तो शायद मेरा तो कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि जो जिन्ना था दोस्तों वो बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जिन्ना जो है अलग पाकिस्तान की मांग करते रहते हैं और कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्रिप्स मिशन क्या हो गया दोस्तों, तो ये भी असफल हो गया। ठीक है, ये असफल हो गया और ये भी वापस भारत लौट गया। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्रिप्स मिशन जो आया था भारत में ये किसके अध्यक्षता में आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। ठीक है, अब देखिए पहले अभी हम एक कहानी सुन रहे हैं, अभी बाद में हम इसको अच्छे से करेंगे। देखिए उसके बाद होता क्या है कि जब क्रिप्स मिशन वापस चला गया, क्रिप्स मिशन जब वापस चला जाता है जिसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा उसका बहिष्कार कर दिया जाता है, उसको ठुकरा दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है 1942 में गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी अपना जो है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, गांधी जी का आंदोलन स्टार्ट हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि अब सेकेंड वर्ल्ड वार जब होगा, गांधी जी ने ये कर दिया, उसके बाद से जो सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त जब होता है तो सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। ठीक है, जो सेकेंड आपका वर्ल्ड वार है, अब ये सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अब जब समाप्त हुआ तो उसके बाद से क्या होता है ब्रिटेन में राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रिटेन में क्या होता है, राजनीतिक परिवर्तन होता है। राजनीतिक परिवर्तन होता है, राजनीतिक परिवर्तन कैसे होता है तो ध्यान रखिएगा, अभी तक ब्रिटेन में क्या था, अभी तक ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल का सरकार था। ठीक है, पीएम कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल वहां के पीएम थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जो नए पीएम बन के आते हैं, जो न्यू पीएम वहां के बनते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, वहां की जो लेबर पार्टी होती है वो सत्ता में आती है और लेबर पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं, जो मुख्य नेता होते हैं, उनका नाम है दोस्तों ध्यान रखिएगा, उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम है, क्लीमेंट एटली। उनका नाम है दोस्तों क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली दोस्तों अब वहां के जो है नए पीएम बनकर के आते हैं जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे। अब ये क्लीमेंट एटली क्या करते हैं कि भारत में ये कहते हैं कि भारत में चलते हैं, हम उस दशा का जांच करते हैं, उस सिचुएशन को देखते हैं कि क्या भारत में संविधान सभा का निर्माण हो सकता है कि नहीं। इन्होंने प्रयास किया और क्लीमेंट एटली के प्रयास से ही, ध्यान रखिएगा, क्लीमेंट एटली के प्रयास से ही क्या होता है कि भारत में दोस्तों कैबिनेट मिशन भेजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1946 में इन्होंने ही भारत में क्या भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया। अब जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो पहली चीज तो इसके सदस्य कितने थे, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये अध्यक्ष कौन थे, जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। ठीक, क्या नाम था उनका, पैथिक लॉरेंस। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, जो समय भारत सचिव भी थे, ध्यान रखिएगा उस समय भारत के सचिव भी थे, इनकी अध्यक्षता में जो है ये आता है और साथ ही इसमें 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कितने लोग आए थे कैबिनेट मिशन में, तो इसके तहत 3 लोग आए थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो पैथिक लॉरेंस थे, साथ में इनके 2 सदस्य थे। उन 2 सदस्यों का नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक एबी अलेक्जेंडर थे। क्या नाम था दोस्तों उनका, एबी अलेक्जेंडर। एक एबी अलेक्जेंडर थे दोस्तों और दूसरे जो थे उनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो पहले ही दोस्तों क्रिप्स मिशन के साथ आए थे। इन्हीं की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, ये 2 इसके सदस्य होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन है, पैथिक लॉरेंस, और इसके 2 सदस्य हैं जिनका नाम है एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इनके साथ क्या होता है कि अब ये जब भारत में पहुंचता है तो इन्होंने संविधान सभा की बात किया। ठीक है, अब इन्होंने संविधान सभा की कहा कि ठीक है जी संविधान सभा का निर्माण हम करेंगे, और उसके लिए इन्होंने जो है परिस्थितियां देखी और इन्होंने ये भी कहा, ध्यान रखिए, जो अभी मुस्लिम लीग अभी क्या कर रही थी, अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, तो ये कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की अलग मांग को ठुकरा दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो मुस्लिम लीग की अलग जो पाकिस्तान की मांग थी, इस पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया। पाकिस्तान की मांग को इन्होंने क्या किया, ठुकरा दिया। इन्होंने कहा नहीं, कोई पाकिस्तान वगैरह नहीं बनाएंगे। आप ध्यान से सुनिए जिन्ना जी, बात ये है कि आप जो है यहाँ पे चुनाव होगा और हम आपको जो है आरक्षण वगैरह तो दे ही रहे हैं, आपके लिए सीटें रिजर्व वगैरह तो करा ही रहे हैं, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन तो आ ही चुका था। तो आप जो है यहाँ पे ज्यादा से अधिक सीटें जीतेंगे और आने वाले टाइम में आप ही जो है वो भारत के पीएम बन सकते हैं। और जिन्ना का क्या था, महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे, वो तैयार हो गए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन आता है
जब दोस्तों ये कैबिनेट मिशन आता है तो कैबिनेट मिशन का जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही दोस्तों क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा इसको मान लिया जाता है। तो जब मान लिया जाता है तो फिर जो है संविधान सभा के निर्माण की बात आगे चलती है। फिर उसके निर्माण के लिए निर्वाचन प्रारंभ होते हैं। तो निर्वाचन के लिए जो टोटल सीटें रखी गई थी वो 389 यहाँ पे सीटें रखी जाती हैं और उनका जो है निर्वाचन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब 389 सीटें जो की जाती हैं, सीटों का जब पूछा जाता है कि निर्वाचन कैसे सीटें रखी गई थी, तो ध्यान रखिएगा उस समय की अगर हम भारत की बात करें तो उस समय भारत में 39 करोड़ के आसपास लोग थे। ठीक है, 39 करोड़ भारत की जनसंख्या थी और प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट था। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हम लगभग जो है वो 389 सीटें निकल करके आती थी। अब 389 सीटों में क्या था, इन 389 सीटों का हम लोग बंटवारा देख लेते हैं फ्रेश पेज से, कि जो 389 सीटें डिसाइड की गई कि 389 सीटें होंगी। और ये सीटें कैसे होंगी, ध्यान रखिएगा, इन सीटों में ये बात किया गया कि इसमें जो 296 सीटें होंगी दोस्तों, कितनी 296 जो सीट होंगी, इस पे जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। और जो 93 सीट होंगी दोस्तों, ये कैसी होगी, तो ये देसी रियासतों की सीटें होंगी। ठीक है, ये देसी रियासतों की सीटें होंगी, ये देसी रियासतों से चुन करके आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या था कि जो शासक थे, जो देसी रियासतें थी, जो इनका भी अपना राज्य चलता था, तो इन उस समय भारत में जो है 500 से अधिक देसी रियासतें थी। तो इनके प्रतिनिधि, ये जो शासक थे, ये अपने प्रतिनिधि को जो है डायरेक्ट मनोनीत कर करके संविधान सभा में भेजेंगे, ये बात हुआ था। और टोटल जो थी 296 सीटें, इस पे बात किया गया कि इस पे क्या होगा जीत, इस पे चुनाव हम कराएंगे। ठीक है, 296 सीटों पे चुनाव कराने की बात की गई। अब ये चुनाव कैसे होने वाला था, यही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखिएगा, चुनाव है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कैसा निर्वाचन हुआ था दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चुनाव हुआ था उसमें जो विधानसभा थी, विधानसभा के जो सदस्य थे, जो राज्य की विधानसभा थी, विधानसभा के सदस्य ही लोगों के द्वारा उनका मनोनयन हुआ था, उनका चयन हुआ था। तो ये चुनाव जो थे वो अप्रत्यक्ष तरीके से हुए थे। ठीक है, इसमें भी जो 296 सीटें थी, इसमें भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 292 सीट थी, इसमें तो डायरेक्ट जो है वहां के जो राज्य थे, प्रांत थे, 11 जो उनके राज्य और प्रांत थे जहां पे विधानमंडल था, इनसे चुनाव होना था। और ये जो 4 सीटें थी दोस्तों, इस 4 सीटों में क्या था कि ब्रिटिश कमिश्नरी लागू था। ठीक है, ब्रिटिश कमिश्नरी मतलब जैसे आज का यूनियन टेरेटरी है, आज का जो संघ राज्य क्षेत्र है, इसी तरीके से यहाँ पे 4 जो सीटें थी वो उनकी ब्रिटिश कमिश्नरी के अंतर्गत थी, वहां पे चीजें इनकी होनी थी। ठीक है, उस समय कौन कौन था, तो दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली था, कुर्ग था, ध्यान रखिएगा, दिल्ली हो गया, कुर्ग हो गया। कुर्ग कहाँ पे था, तो कर्नाटक में था, और बलूचिस्तान था और अजमेर था, बलूचिस्तान था और अजमेर था। ये दोस्तों उस समय 4 जो है कमिश्नरी थी, तो इनके चुनाव की बात किया गया। उसके बाद से होता क्या है, देखिए उसके बाद से होता ये है कि जब इनका जो चुनाव होना था और उसमें जो 93 सीटें जो रियासतों को दी गई थी, रियासतें क्या की कि जो पहली मीटिंग हुई उसमें उनके कोई भी सदस्य नहीं आए, उन्होंने किसी को चयन करके भेजा ही नहीं, और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र थे कि वो मतलब कि किसी को भी चयन करके वो भेज सकते थे, इसके लिए वो स्वतंत्र ही थे, जिससे बेसिकली जो उनका होने वाला था। अब चुनाव टोटली जो होना था कितनी सीटों पे हमने देखा, तो 296 सीटों पे चुनाव होना था। ठीक है, अब 296 सीटों में यहाँ पे देख लेते हैं जो चुनाव होता है, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, तो इसमें कांग्रेस 208 सीटें जीतती है। ठीक है, चुनाव हुआ, 208 सीटें कौन जीता, कांग्रेस जीता, और 73 सीटें जो थी दोस्तों वो मुस्लिम लीग ने जीता। ठीक है, 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग ने जीता, और जो 15 सीटें थी वो अदर ने जीता। ठीक है, 15 सीट जो थी दोस्तों वो अदर को मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहानी बदल गई अब कि जब मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, मतलब ये कभी सत्ता में नहीं आ सकते, सरकार नहीं बना सकते, इन्होंने देखा रे पूरी तो जो है कांग्रेस ही बन रही है, मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं, जिन्ना को लगा मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। मैंने तो सोचा था कि भाई मुझे भी पीएम बनने का मौका मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं भारत में रहूंगा तो मैं कभी पीएम बन पाऊंगा, ऐसा जिन्ना ने उस टाइम पे सोचा। और जिन्ना ने क्या किया, सीधे यहाँ पे उन्होंने संविधान सभा छोड़ दिया, बोला मुझे संविधान सभा में भाग नहीं लेना है। अब वापस अपनी पुरानी मांग पे आ गए कि आप मेरा पाकिस्तान अलग करिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, आप मेरा पाकिस्तान मुझे बांट करके दे दीजिए। और उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, एक डेट डिसाइड किया, 16 अगस्त 1946, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 16 अगस्त 1946, और इसको उन्होंने जो है डायरेक्ट एक्शन प्लान घोषित कर दिया कि अगर आप चीजें नहीं मिलेंगी तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में इसको हम मनाएंगे। और इससे क्या हुआ कि भारत में बहुत ज्यादा दंगे वगैरह स्टार्ट हो गए। ठीक है, दंगे वगैरह होने लगा, तो जब दंगे स्टार्ट हो गया तो फिर से माउंटबेटन ने जो है वो समझाया अच्छी तरीके से कांग्रेस वालों को बिठा करके
कि देखिए इतना दंगे हो गए, इतनी चीजें बढ़ेंगी, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, बाकी ये रोज आप दंगे रहोगे, लड़ते रहोगे, जो भी करना है आप ही करोगे, हम तो अपने देश चले जाएंगे। तो आप एक काम करिए, अब अलग पाकिस्तान कर ही देते हैं। उसके बाद से माउंटबेटन प्लान आते हैं, सभी लोग को पता है 3 जून को अब ये 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है। अब यहाँ से जो संविधान सभा की कहानी आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी कि जो हमारा जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें मतलब सिर्फ एक तरीके से अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग भी बाहर हो चुकी है, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ, चुनाव हुआ, जीत करके आई, कांग्रेस आई। तो कांग्रेस ने क्या किया, सबसे पहली चीज यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा कि अब आपके एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। जो संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया, सबसे पहली चीज तो पूछेगा कि इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी। ठीक है, इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो प्रथम बैठक होती है दोस्तों, इसकी प्रथम बैठक होती है, आप ध्यान रखिएगा, इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक किया जाता है। ठीक है, उस समय जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उस समय जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनका क्या नाम होता है दोस्तों, उस समय जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनका नाम होता है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अब इंतजार किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग आए, और इस पहली बैठक में ध्यान रखिएगा, पहली बैठक में क्या होता है, मुस्लिम लीग नहीं आई, देसी रियासतें नहीं आए। ठीक है, देसी रियासतें भी दोस्तों क्या हुआ कि नहीं आए, ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही बिल्कुल नहीं आते हैं। उसके बाद से इसके 2 दिन बाद ही, प्रथम बैठक के 2 दिन बाद ही इसका सेकंड मीटिंग होता है। ठीक है, इसकी सेकंड मीटिंग होती है दोस्तों। जब इसकी सेकंड मीटिंग होगी तो इसकी सेकंड मीटिंग 2 दिन बाद होगी, तो कब होगी ध्यान रखिएगा, तो वो होगा, आप ध्यान रखिएगा 11 दिसंबर को, 9 को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकंड मीटिंग होती है। और इस सेकंड मीटिंग में ध्यान रखिएगा, इस सेकंड मीटिंग में एक अस्थायी अध्यक्ष का प्रावधान किया जाता है, और यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और इसके फिर 2 दिन बाद जब इनकी थर्ड मीटिंग होती है, 2 दिन बाद जब इनकी थर्ड मीटिंग होती है दोस्तों, तब 13 दिसंबर को, कब ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, अब इसी से कहानी आगे चलेगी इसके जो है संविधान निर्माण की। अब हम यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से कि जो हमारा मतलब ये मीटिंग किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब कि हमारा संविधान कैसा होगा, उसमें हम किन चीजों को कहाँ से ग्रहण करेंगे, कितना टाइम लगेगा हमें बनाने के लिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करें, क्या क्या चीजें, क्योंकि जो सरकार चल रही है सरकार को शक्तियां कहाँ से दी जाए, इन सारी चीजों का बात अब यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम पीपीटी में देख लेते हैं कि हमारे पीपीटी में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि अभी हमने आपको एक ओवरऑल कहानी बताया, ओवरऑल कहानी बताने से ये होगा कि अब हम इस पीपीटी को जल्दी से कवर कर सकते हैं। ठीक है,